नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। ये वीडियो थंबनेल में आपने देख लिया होगा, समास का भाग 2 है। पहले भाग में मैंने आपसे कई प्रश्न किए थे, किसी ने कमेंट नहीं किया, उत्तर नहीं बताए, और कुछ लोगों ने हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर बताया कि जो आपने ही उत्तर वीडियो में बताए हैं वो मुझे मालूम है और इसके सही उत्तर नहीं मालूम है। तो मुझे लगा कि बताना चाहिए। और एक बात, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, क्योंकि व्यूज उतने नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन कुछ लोग देखते हैं, कमेंट कर देते हैं, अपनी वास्तविकता से हमें अवगत करा देते हैं, अच्छा लगता है। कम से कम आप इसे अधिक से अधिक शेयर करते रहें तो हम आपको और नई नई जानकारी देते रहेंगे, काफ़ी कुछ सिखाते रहेंगे और आपको भी आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। तो आपसे कम से कम सहयोग की अपेक्षा करते हैं, तो आप कम से कम इतना सहयोग तो कर ही सकते हैं। चलो देखते हैं। जैसे हमने बताया था, हेडिंग डाली थी पहले वीडियो में, अव्ययी भाव समास कि हिंदी में भेद बताए थे। अब यहाँ पर ये बताएं, समास पढ़ने से पहले एक बात समझ लेना। क्या? जैसे हमने आपसे पूछा था शताब्दी, सप्ताह, शताब्दी, सप्ताह और चौराहा, कोई भी ले लो तो उस बातें समझना, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं। तो शताब्दी जैसे आपने किया कि 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह, इसका आपने लिखा समास विग्रह 100 वर्षों का समूह। सप्ताह में लिख दिया 7 दिनों का समूह। चौराहा में लिख दिया 4 रास्तों का समूह। ये सभी आंसर पूर्णतया सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, इसका क्या कारण होता है? जैसे पंचवटी, अगर इसको आप लिखोगे 5 वृक्षों का समूह, गलत। 5 वृक्षों का समूह, ये भी क्या है, पूर्णतया सही नहीं है। यहाँ पर समझते हैं इतनी बात। इसके बाद हमने आपसे पूछा था मृग नयनी। मैंने ऑफलाइन के दौरान जितने भी छात्रों से मैंने पूछा कि मृग नयनी का समास विग्रह बताओ, तो उन्होंने बताया मृग के समान नयनों वाली, किसी ने बताया मृग के समान नयन वाली, किसी ने बताया मृग के समान नयनों वाली। ठीक है, वास्तव में क्या होगा, इनका सबका आंसर क्या होगा वो जानते हैं। समास का नियम होता है कि इसमें उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। समास विग्रह करते समय याद रखना कि उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, यह नियम होता है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे वर्ष लिखे हैं तो वर्ष, यहाँ पे वर्ष नहीं होगा, अगर विकल्प में हो सकता है ये भी है, और क्या है इसका जो शुद्धतम रूप है अगर वो भी होगा। कैसे? तो शताब्दी बना है, इसका होता है 100 अब्दों का समूह, 100 अब्दों का समूह, ये भी सही हुआ। अगर विकल्प में ये है और ये है, तब ये हमारा 101% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, 100 अब्दों का समूह, क्योंकि उसमें उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अब्द माने वर्ष, पर्यायवाची है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसी शब्द का ही प्रयोग करते हैं ज्यादातर। फिर विकल्प के अनुसार की कंडीशन देखते हैं कि विकल्प में क्या दिया गया है। अब्दों का समूह हो सकता है ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया, और लिख दे सत अब्दों का समूह। अब बताओ तीनों में कौन सा सही होगा? तो आप कहोगे कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, जो शब्द दिया गया उसी का प्रयोग करते हैं। तो अब कौन सही होगा? तो सत अब्दों का समूह। ये इसको सही करना, इसकी प्राथमिकता क्या है, अधिक है सही होने। तो आपकी बात, हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आते हैं सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तो 7 दिनों का समूह नहीं, आप कहोगे कि 7 न लिखकर अगर लिखें कि सप्त, सप्त माने 7,
क्योंकि शब्द में सप्त दिया गया है। और दिन न लिखकर तो सप्ताह का लिखता है सप्त अहिनों का समूह। अहिन माने दिन, सप्त अहिनों का समूह। तो ये बात प्रारंभ में इसलिए बता दी जाती है क्योंकि आपको जब भी समास विग्रह पूछें तो आपको उसमें ये ना बताया जाए कि आप उसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका क्या होगा, सप्त अहिनों का समूह। अगर ये विकल्प में है तो यही क्या है, पूर्णतया क्या है, सत्य है। हो सकता है विकल्प में दे दे 7 अहिनों का समूह, मान लो ये ना दिया जाए, ये मिले और ये मिले, तब कौन सा सही होगा, तो आप कहोगे 7 अहिनों का समूह। और अगर ये भी दिया गया है 7 दिनों का समूह, 7 अहिनों का समूह और सप्त अहिनों का समूह, तब कौन सा सही होगा, सप्त अहिनों का समूह। ठीक, अगली बात आते हैं, चौराहा पूछ लिया जाता है। तो ज्यादातर क्या बताते हैं विद्यार्थी जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं या और जैसे भी कम पढ़ा हुआ होता है तो उसे बोल देते हैं 4 रास्तों का समूह। अगर ये विकल्प में है तब तो सही है, ये विकल्प में होगा, हो सकता है इसके साथ साथ विकल्प में और भी कुछ दिया हो, क्या, चौराहा, 4 राहों का समूह, हो सकता है ये भी दिया हो, तब कौन सा सही होगा, 4 राहों का समूह, ना कि 4 रास्तों का समूह सही होगा। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह नहीं होगा, क्योंकि वृक्ष आपने पर्यायवाची कर दिया, वट माने वृक्ष, वट माने वृक्ष, तो आप क्या कहोगे कि 5 वटों का, या फिर आप कहोगे इसको पंचवटों का लिख सकते हैं। बिल्कुल, अगर विकल्प में है तो बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये यहाँ पर ऐसे लिख देता है, लेकिन यहाँ पे वटों का जरूर लिखा हो सकता है, 5 वटों का समूह। उम्मीद करते हैं बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, अब दो का मतलब समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हैं आप, नोट्स बनाते चलना साथ साथ। अब बचता है आपका मृग नयनी। इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन होता है छात्रों को, कैसे होता है बताते हैं आपको। जैसे टेस्ट लेते हैं तो ज्यादातर इसको रख देते हैं, तो इसमें लिखा होता है मृग के समान नयनों वाली या मृग के समान नयन वाली। अब मृग माने आप जानते हैं क्या, हिरन, तो इसको लिख सकते हो हिरन के समान नयन वाली। तो हमने पहले ही बताया, क्योंकि कहीं कहीं ये बात सोचने की होती है कि मृग है तो मृग ही लिखेंगे, उसका पर्यायवाची तो लेंगे नहीं। तो अब एक चीज आप बताइए, एक बात क्या, कि मृग नयनी है, इसका समास विग्रह है मृग के समान नयन वाली, और मृग का शरीर कितना विशाल होता है, मृग का शरीर कितना विशाल होता है, क्या उतनी आंखों जैसा उसके जितना शरीर है उतनी आंखें किसी को हो सकती हैं क्या भयंकर, विचार करो। उसके पूरे शरीर से तुलना कर दिया किसकी, आंख की, किसकी कर दिया, मतलब नयन माने आंख, नयन माने आंख, तो बताओ पूरे शरीर के जितनी आंखें किसी की हो सकती हैं क्या, विचार करो। अगर हिरन देखा हो तो विचार करना, तो आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वहां पर किया क्या गया है, इसका अर्थ आप समझ पा रहे हैं लेकिन इसका विग्रह नहीं कर पा रहे हैं। समझ क्या पा रहे हैं, यही तो क्या, कि मृग जैसे मृग की आंखें होती हैं, मृग के नयन होते हैं, वैसे ही दूसरे के हैं तुलना करने वाले, जिससे तुलना की जा रही है। तो इसका सही समास विग्रह क्या होगा, देखिए, मृग के समान, मृग के नयन के, मृग के नयन के समान है जो, या मृग के नयन के समान नयनों वाली, ये होगा नयनों, मृग के नयन के समान नयनों वाली, मृग के नयन, अब बात समझ में आ गई होगी ना, मृग के नयन के समान नयनों वाली है जो। ठीक है, यहाँ समास के नाम की बात नहीं कर रहे हैं अभी, केवल समास की कहाँ पे बात कर रहे हैं, विग्रह। ठीक है, और देखो जितने भी समास होते हैं, एक नोट पॉइंट करके लिख लेना, समासों का जो राजा होता है, समासों का राजा किसे कहते हैं, और सकता है प्रश्न में, समासों का जो राजा कहते हैं वो बहुव्रीहि को कहते हैं।
अब इसको क्यों कहते हैं तो उसका रीजन आपको बाद में उत्तर मिलेगा। अभी यहाँ पर केवल आप पॉइंट नोट करिए, अभी एक आधार ही है आपका। अव्ययी भाव समास बताने से पहले ही कुछ बातें, समासों का राजा किसे कहते हैं, बहुव्रीहि को। ठीक, तो प्रश्न इसमें तीन प्रकार से समास बनते हैं। एक बनते हैं तथ्यात्मक, जो कि तथ्य से आधारित होते हैं, यानी जो उसकी परिभाषाएं होती हैं उससे बनते हैं कि द्वितीय पद निम्न में से किस समास का कौन सा समास है जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है, कौन सा समास ऐसा होता है जिसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, कौन सा समास ऐसा होता है जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। सभी बातें पहले वीडियो में बताई जा चुकी हैं। तो इस तरह से ये बनते हैं। दूसरा बनता है समास विग्रह करना, समास विग्रह। और तीसरा प्रश्न बनता है समास का नाम क्या है, कौन सा समास है। तो इस समय जो प्रश्न बन रहे हैं सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है वो है समास विग्रह की। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है क्योंकि जब जैसे पूछा जाता है तिरंगा, जैसे पूछा गया तिरंगा में कौन सा समास है, तो कुछ पुस्तकों ने बताया कि 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। जो लोग पढ़े होंगे समास तो उन्हें बात समझ में आ रही होगी, बाकी जो लोग अभी नए जुड़े होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो धैर्य रखें, पहले उनके लिए बातें बताते हैं जो लोग ये देख चुके हैं, ताकि उनको लगे कि इस वीडियो में मिलने वाला क्या है। तो जैसे तिरंगा होता है तो कुछ बुद्धिजीवों व्याकरणाचार्य जो होते हैं उनके द्वारा बताया गया कि 3 रंगों का समूह अर्थात तिरंगा, अर्थात नहीं लगाया गया, केवल उन्होंने कहा कि 3 रंगों का समूह हो गया। उन्होंने कहा इसमें संख्यावाची है और द्विगु समास होगा, द्विगु समास। दूसरे विद्वान ने क्या कहा, उन्होंने कहा 3 विशेष रंगों का समूह, 3 विशेष रंगों का समूह होता है तिरंगा। ऐसे ही नहीं कि कोई 3 रंग ले लो उसको तिरंगा बना लो, ऐसा तो नहीं होता। 3 विशेष ही रंग तो होते हैं, 3 विशेष रंग होते हैं तिरंगे में। तो उन्होंने कहा कि इसमें विशेष रंग हैं, इसलिए अर्थात उसमें निकाला एक अर्थात का अर्थ, अर्थात भारतीय ध्वज। और जिसका तीसरा अर्थ निकाल आता है तो उसमें होता है बहुव्रीहि। तो इसमें बहुव्रीहि भी कुछ विद्वान मानते हैं। तो अब इसमें क्या होने लगा, उसमें समस्याएं होने लगी कि अब इसमें कौन सा माना जाए। तो आयोग ने किया क्या है कि अब ऐसे प्रश्न पहली बात तो संदिग्ध वाले बनाते नहीं, अगर भूलवश बन भी गए तो बाद में क्या होता है उसमें जांच होती है, वो कैंसिल कर दिया जाता है प्रश्न, या फिर उसमें नंबर दिए जाते हैं, जैसा भी होता है। तो अब उसमें क्या, उसमें दिक्कत यहाँ पर हो जाती थी समास के नाम में। तो प्रश्न सबसे ज़्यादा यहाँ से बनने लगे समास का विग्रह। समास का नाम दे देता है, जैसे बताया था पंचवटी दे दिया, 4 नाम दे दिए, सप्त सिंधु दे दिया, पुलिस में दिया था। तो इस तरह से प्रश्न पूछते हैं समास विग्रह में क्या क्या होगा। समास विग्रह से प्राथमिकता क्या बनती है, अधिक बनती है, क्योंकि समास विग्रह करना ही क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, कई समास जैसे मृगनयनी में देखा आपने, समास विग्रह नहीं कर मतलब गलत हुआ, और अगर लिखा होता तो पहला ही विकल्प सुनते हैं जो पहले गलत सोच लेते हैं। जैसे होता है भड़भूजा, भड़भूजा होता है। अब इसका समास विग्रह अगर करने के लिए कह दिया जाएगा तो हो सकता है बहुत कम लोग सोच पाए कि क्या किया जाए। तो यही सब बातें आगे मिलने वाली हैं आपको, अब धैर्य के साथ बने रहें। तो इस 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न समास विग्रह से बनते हैं। और जैसे यही मृग नयन है, मृग के समान नयनों वाली है, जो अर्थात भी निकाल दिया गया सीता जी, ठीक है ना। तो अर्थ तीसरा भी निकल आ रहा है और उसमें दूसरा भी समास हो रहा है, एक समास में 2 नाम हो रहे हैं, तो वो बातें अलग की हो जाती हैं, वहाँ पर बताएंगे अभी। अब चलेंगे हम सीधे समास में। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, इसकी 4 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 इसकी पहली विशेषता होती है प्रथम पद प्रधान समास है। प्रथम पद लिखते जाना, प्रथम पद प्रधान समास, नोट्स बनाते जाना। प्रथम पद प्रधान समास, प्रथम पद अव्यय होगा, प्रथम पद अव्यय होगा। अव्यय क्या होता है वो बातें आपको बता देंगे, अभी इतना समझो, अभी आप शुरुआत है। इसके बाद उपसर्ग युक्त समास होता है, उपसर्ग युक्त समास होता है, उपसर्ग युक्त समास होता है। चौथी बात होती है पुनरावृत्ति शब्दों का प्रयोग होता है, पुनरावृत्ति शब्दों का प्रयोग होता है।
पुनरावृत्ति शब्दों का प्रयोग होता है। और कौन से शब्द छोड़े जाएंगे तो याद रखना, विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। विशेषण, बहुत बढ़िया अंतर है, विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होगी यहाँ पर, और शेष शब्दों की पुनरावृत्ति होगी। घर घर, इस तरह से धीरे धीरे। ठीक है, तो प्रथम पद प्रधान समास, प्रथम पद अव्यय होगा, उपसर्ग युक्त शब्द होंगे, पुनरावृत्त शब्दों का प्रयोग होगा, विशेषण शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। अब देखो क्या होता है, जो भी आपकी YouTube में वीडियो हो जिसमें 10 मिनट का वीडियो होगा और उसमें लिखा होगा कि एक ही ट्रिक से समझें ये समास, और उसमें क्या बताता है कि अव्ययी भाव समास को एक ही ट्रिक से समझें। तो उसमें बताता है कि पहला जो इसका पद होगा वो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। कितनी सी ट्रिक बता दी। और उसमें करते क्या है, मतलब कि आप उसको सब्सक्राइब करें, आपको लालच दे देते हैं, आपको प्रभावित कर देते हैं। उसका कारण क्या है, तो उसमें वो थोड़े से उदाहरण लेते हैं जहाँ पर ये नियम लग जाते हैं, और यहाँ जहाँ नियम नहीं लगते हैं वो उनको बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो इसलिए वो डिटेल से नहीं बताते हैं। जो 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट के वीडियो होते हैं उनमें आपको डिटेल से नहीं मिलेगा। आप खुद गौर करना जाके वहाँ पे इसकी ट्रिक बनाना चाहते तो मैं भी बना देता। क्या कि जिसका प्रथम पद उपसर्ग होगा उसमें क्या होगा, समास अव्ययी भाव समास होगा। ऐसा बनाया गया है, मैंने भी वीडियो देखे हैं, इस तरह से देखा गया है। बाद में जब और अध्ययन किया गया, पुस्तकों का सहारा लिया, तब जाकर पता चला कि ये लोग बेवकूफ़, ज़्यादातर लोग बेवकूफ़ ही बनाते हैं यूट्यूब में। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान देना, ट्रिक पर मत जाना, छोटे वीडियो मत देखा करो। 10 मिनट की वीडियो में नहीं होता कुछ, जितना डिटेल से पढ़ेंगे उतनी बातें आपको स्पष्ट होंगी। हमने क्यों लिख दिया पुनरावृत्त शब्दों का प्रयोग, इसमें लिख दिया विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और उसमें जो शॉर्टकट बताया उसमें क्या लिख दिया, पुनरावृत्त शब्दों का प्रयोग होगा, ये नहीं लिखे। अब देखते हैं कैसे अव्ययी भाव समास। एक नियम होता है, बताया जाता है, जिस समस्त पद में, लिखते जाना, जिस समस्त पद में तो उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है, उपसर्ग जुड़ा, यही नियम इसका है मुख्य, उपसर्ग जुड़ा हो, जिस समस्त पद में उपसर्ग जुड़ा हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जिस समस्त पद में उपसर्ग जुड़ा हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। इसको लोग क्या करते हैं, ट्रिक के रूप में ले लेते हैं कि जहां पर क्या जुड़ा, उपसर्ग जुड़ा है, उन्होंने कहा कि ये कौन समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन वास्तव में क्या होता है, तो एक बात याद रखना, उसको भी लिख लो, नोट करके लिख लो, जहां जहां उपसर्ग होता है, जहां जहां उपसर्ग होता है, जहां जहां उपसर्ग होगा, ऐसे लिखो, जहां जहां उपसर्ग होगा वहां पर अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास ही होगा, अव्ययी भाव समास ही होगा। ये कहना, यह कहना गलत है, यह कहना क्या है, गलत है। अब देखेंगे उदाहरण जरा। अब देखो, बताया क्या गया कि जिस समस्त पद में उपसर्ग जुड़ा हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा, ये बताया गया। उपसर्ग मतलब होता है मूल शब्द के पहले वाला, ठीक है, मूल शब्द के पहले जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इसके बाद टॉपिक जो लेंगे वही लेंगे, तो अभी दिक्कत होगी आपको फ्री बताएंगे। जैसे हमने लिख दिया, मान लो यथाविधि, क्या लिख दिया, यथाविधि। जो ये यथा है और एक विधि है, दो शब्द है। यथा आपका क्या है, यथा है उपसर्ग, यथा क्या है, उपसर्ग है, क्योंकि इससे एक उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं, यथा से कई शब्द बनेंगे, जैसे यथाविधि, यथानुसार, यथाशक्ति। यथाशक्ति नहीं होता, यथाशक्ति। अभी सभी के समास विग्रह पढ़ेंगे, तो यथाविधि का जो समास विग्रह होता है वो होता है विधि के अनुसार,
किसके अनुसार? विधि के अनुसार। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, यथा मिला उपसर्ग, तो हमने कह दिया यथा उपसर्ग है, ठीक है ना, उपसर्ग यहाँ पर यथा है, तो यथा उपसर्ग है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? समास का नाम अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। और समास का विग्रह विधि के अनुसार। समास का विग्रह क्या होगा? विधि के अनुसार, ठीक है ना। जैसे यथा से एक और बना यथार्थ, यथा प्लस अर्थ, यथा माने के अनुसार। देखो देखो क्या यथार्थ माने यथा प्लस अर्थ, अर्थ क्या समास विग्रह क्या होगा? अर्थ के अनुसार। क्या होगा इसका? अर्थ के अनुसार। यहाँ पर यह उपसर्ग नहीं है, यथा उपसर्ग है। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? यथा उपसर्ग है। तो यथा का अर्थ क्या है? के अनुसार। तो यथा, इसमें भी समास कौन सा है आपका? तो आप कहोगे इसमें भी अव्ययी भाव समास ही है। कौन सा है? अव्ययी भाव, क्योंकि यहाँ पर यथा क्या है? उपसर्ग है। यथा क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है, ठीक है ना। यथानुसार, ठीक है ना, अनुसार, इस तरह से। अब इसके बाद नियम लिखा कि जहां जहां उपसर्ग होगा वहां पर अव्ययी भाव समास ही होगा। यह कहना क्या है? गलत है। शॉर्टकट वाले इस बात को बहुत कम बताएंगे, ये अपवाद में समझ लो या नियम में ही समझ लो। आप कैसे देखते हैं? जैसे लिखा होता है सपरिवार, इसमें परिवार मूल शब्द है और सा क्या है? उपसर्ग है। सा क्या है? उपसर्ग है। इसे लिखा होता है प्रधान। अभी लिखा बोला था ना प्रधान पद, और एक बोला था अप्रधान पद। तो प्रधान में आ जुड़ाना पहले, प्रधान मूल शब्द है, इसके बाद प्रधान में क्या जुड़ गया? आ, तो बन गया अप्रधान, यानी प्रधान नहीं। आ का मतलब क्या निकला? नहीं से। सा माने साथ, यानी परिवार सहित या परिवार के साथ। सा परिवार है और सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर कौन सा समास होना चाहिए? अव्ययी भाव समास होना चाहिए। आगे सुनो, सपत्नीक, पत्नी सहित, सपत्नीक। अब इनके सब अर्थ मिलेंगे आपको। सपत्नीक, सबांधव, बांधव, बांधव को, ठीक है ना, सबांधव। सानुज, अनुज सहित, सानुज। इसके बाद सचेत, सचेत मतलब होता है इसका तो चेतना के साथ है जो, चेतना के साथ है जो। देखो विग्रह आना चाहिए, विग्रह पढ़े जाते हैं, विग्रह निकालना आना चाहिए। वो आपको जब आपका शब्दकोश मजबूत होगा तब आप विग्रह निकाल पाएंगे। अब देखो यहाँ पर सा उपसर्ग है, यहाँ पर सा उपसर्ग है, यहाँ पर भी सा है और यहाँ पर भी सा उपसर्ग है। इसका मतलब कि इसका संधि का करेंगे जब टुकड़ा तो हो जाएगा सा प्लस अनुज। क्या हो जाएगा? सा प्लस अनुज के साथ। सचेत, चेतना के साथ है जो। सबांधव, अपने बंधुओं सहित, अपने भाइयों सहित। सपत्नी, पत्नी सहित। सपरिवार, परिवार सहित। वैसे इसमें उपसर्ग जुड़ा है सा, लेकिन आप समझदार हैं कि यहाँ पर जितने भी मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे हैं उदाहरण, शब्द लिखे हैं, समस्त पद लिखे हैं, इनमें अव्ययी भाव समास नहीं होगा, इनमें बहुव्रीहि समास होगा। इनमें क्या होगा? बहुव्रीहि समास क्यों होगा? अगर विकल्प में बहुव्रीहि समास दिया है, पूछ ले सा परिवार में कौन सा समास होगा, नाम बताओ, तो वहाँ पर अगर अव्ययी भाव दिया है, बहुव्रीहि दिया है, तो प्राथमिकता किसकी देंगे? बहुव्रीहि को देंगे, क्योंकि समासों का राजा कौन? बहुव्रीहि, ठीक है ना। तो बहुव्रीहि को क्या देंगे? प्राथमिकता देंगे, लेकिन अव्ययी भाव समास को प्राथमिकता नहीं देंगे। हाँ, अगर बहुव्रीहि नहीं दिया गया है तब जाकर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। उम्मीद करते हैं और भी आते हैं इसमें, जैसे सभ्राता, भ्राता सही, सफल, सफल, ठीक है ना। आदि ये सभी क्या है आपके? बहुव्रीहि के ही अंतर्गत आएंगे। और इसमें जुड़ा हुआ है क्या? उपसर्ग कौन सा? सा। तो नियम क्या कहता है? जहां जहां उपसर्ग होगा वहां पर अव्ययी भाव समास ही होगा, यह कहना क्या है? गलत है। तो यहाँ पर उपसर्ग तो है किंतु क्या नहीं है? अव्ययी भाव समास नहीं है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। उम्मीद करते हैं ये बिंदु समझ में आपको आया होगा। इसके बाद पढ़ेंगे आगे।
अव्ययी भाव समास के दो भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास के दो भेद होते हैं। समास के दो भेद होते हैं। एक होता है अव्यय पद पूर्व, अव्यय पद पूर्व, और एक होता है नाम पद पूर्व, नाम पद पूर्व। इनको डालो। आप देखेंगे अव्यय पद पूर्व, हेडिंग डालें, सब लोग डालो अव्यय पद पूर्व, फिर इसके बाद नाम पद पूर्व, अव्यय पद पूर्व समास। क्या होता है इसमें? अव्यय पद पूर्व नाम से स्पष्ट है कि जो पद होगा, पद के पूर्व में क्या होगा? अव्यय होगा। क्या होगा? अव्यय होगा। ठीक है ना? लिख सकते हो अव्यय पद पूर्व में, अव्यय पद पूर्व में पहला पद अव्यय, पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण होता है। संज्ञा या विशेषण होता है। संज्ञा या विशेषण होता है। याद रखना, पहला पद क्या होगा? अव्यय पद पूर्व में पहला पद अव्यय होगा और दूसरा पद संज्ञा भी हो सकता है और क्या हो सकता है? विशेषण भी हो सकता है। ठीक है? जैसे यथार्थ लिखा भी था, तो यथा प्लस अर्थ, यथार्थ में देखो यथा प्लस अर्थ, इसका संधि हो गया, बड़ा आ छोटा आ, यानी दीर्घ आ लघु आ मिलकर बनाएंगे दीर्घ आ। ये बोला जाता है छोटा आ बड़ा नहीं, बल्कि आप बड़ा आ छोटा आ बोल सकते हैं। तो दीर्घ आ और लघु आ बोलते हैं, तो ये मिलकर बनाएगा दीर्घ आ, तो ये बनता है यथार्थ। क्या बनता है यहाँ पर? यथार्थ। यहाँ पर आप कह सकते हो संधि भी है और इसमें समास भी है, इसमें संधि भी है और इसमें क्या है? समास भी। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि समस्त पद में केवल समास ही होता है, वहां पर संधि भी हो सकती है। तो यथार्थ का जो समास विग्रह होगा वो होगा क्या? अर्थ के अनुसार। क्या होगा? अर्थ के अनुसार। ठीक है? अव्यय वो होता है, थोड़ा सा बता दें, आ माने नहीं, व्यय माने खर्च। यहाँ से मतलब जिसके खर्च ना हो, खर्च से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि इसमें विकार उत्पन्न ना हो, इसमें परिवर्तन ना हो। इसमें क्या हो? परिवर्तन ना हो। जैसे लड़का है तो इसमें लड़के लड़कों परिवर्तन हो गया है ना इस शब्द में, तो वो अव्यय नहीं है। वो क्या है? लड़का शब्द क्या है? अव्यय नहीं है, क्योंकि लड़का है तो लड़के हो जाएगा, लड़कों हो जाएगा, तो वो अव्यय नहीं। अव्यय वो होता है जहाँ पर परिवर्तन ना हो, जहाँ पर परिवर्तन ना हो। बहुत बड़ी बात अभी बताना इसमें बाकी है, बने रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो नहीं है तो ऐसे ही है। अभी एक बात और बताएंगे जहाँ पर आपको दिक्कत होगी। अर्थ के अनुसार यथा प्लस अर्थ, यथार्थ। इसके बाद यथा विधि बताया भी है, फिर भी लिख सकते हो। अब इसमें आ गया विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। यथाक्रम क्या होगा? लिख सकते हो ना? यथाक्रम का समास विग्रह, यही सीखना है आपको, विग्रह ही सीखने होते हैं। यथाक्रम का मतलब यथा माने के अनुसार, यानी क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। ठीक है ना? यथा योग्य, यथा योग्य का क्या होगा? समास विग्रह योग्यता के अनुसार। क्या होगा? योग्यता के अनुसार। ये सब बातें आपको पढ़ना है और उम्मीद यही है कि जो आपको पुलिस का पेपर अगर होगा तो इसमें जितने भी उदाहरण है कम से कम आपको हो सकता है मिल जाए इसी उदाहरण में से भी। फिर भी नहीं मिलेगा तो आप कर जरूर लेंगे। यथा योग्यता के अनुसार। यथा शक्ति बता दिया ना कि शक्ति के अनुसार, और यथा मति, जो चीज आपको बात समझ में ना वो जरूर लिख लेना। मति के अनुसार, मत माने जानते हैं आप क्या? बुद्ध। मति के अनुसार।
जैसे यथाशक्ति, इसका क्या होगा, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। देखो इस शब्द में थोड़ी सी बात बताते हैं। यथा शक्ति में जो यथा है ये आपका अव्यय है। यथा क्या है आपका, अव्यय है। ये जो शक्ति है ये अव्यय नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना ये बात बहुत ध्यान समझना, क्योंकि इसमें भी एक कंडीशन होती है जहां पर आपको लगेगा कि अव्यय पद पूर्व समास है, किंतु ऐसा नहीं होगा, किंतु ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन वहां पर क्या होगा, अव्यय पद पूर्व नहीं होगा, दूसरा समास होता है। तो इससे बात समझना क्या कि यथा शब्द जो है वो अव्यय है, शक्ति शब्द अव्यय नहीं है। मतलब क्या कि यथा का यथो नहीं लिख सकते हैं, यथे नहीं लिख सकते हैं, यानी उसका परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, शक्ति का परिवर्तन जरूर होगा, यानी ये अव्यय है और ये शब्द अव्यय नहीं है, क्योंकि शक्ति से बन जाता है शक्तियां। शक्ति से क्या बन जाता है, शक्तियां। लेकिन जैसे इस शक्ति के अनुसार इसका का लोप होकर बनाता है, यथाशक्ति बनता है। तो यथाशक्ति से नहीं बनता है क्या, यथाशक्तियां नहीं बनता है, यथाशक्तियों नहीं बनता है, सिर्फ क्या बनता है, यथाशक्ति। और यह जो यथाशक्ति है, यहाँ पर ये देखो यथाक्रम है, तो यथाक्रमो नहीं बनेगा, यथाक्रमो नहीं बनेगा। ये बात क्यों बता रहे, क्योंकि इसका प्रयोग अभी होने वाला है। यथाक्रमो नहीं बनेगा, यथाक्रम ही रहेगा। हाँ, क्रम से क्या बन सकता है, क्रम ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, योग्यता से क्या बन सकता है, योग्यताएं, ठीक है ना, हो सकता है बन जाए इसका, लेकिन यथा योग्य ही रहेगा, यथा योग्यो नहीं हो जाएगा, फिर नहीं बनेगा। यथामति, मति का बन सकता है, लेकिन यथामति क्या नहीं बन सकता है। यहाँ पर देखो शक्ति का बन गया, शक्तियां, और यहाँ पे ये अव्यय है, ये अव्यय नहीं है। लेकिन जब ये दोनों मिल गए, यथाशक्ति जब एक समस्त पद बन गया, तब ये किसकी भांति कार्य कर रहा है, अव्यय की भांति कार्य कर रहा है। तब जाकर यहाँ पर हमने कहा क्या कि ये अव्यय पद पूर्व क्या है, समास है, क्योंकि यह शब्द अव्यय की भांति कार्य कर रहा है। अगर यहाँ पर ये शब्द का बहुवचन यानी इसमें इसका अव्यय ना होकर दूसरा शब्द बन जाए, भले ही उसमें अव्यय लगा हो या उपसर्ग जुड़ा हो और इसका दूसरा बन जाएगा, तो वहां पर अव्यय पद पूर्व समास नहीं रहेगा। जैसे दिन को दिन का लिख सकते हो क्या, दिनों नहीं लिख सकते हो, बहुत दिनों बाद दिनों बन सकता है। लेकिन कभी देखा है प्रतिदिन शब्द देखा है समस्त पद, तो क्या लिखा होता है, प्रतिदिनों नहीं लिखा होता है, प्रतिदिनों नहीं होता है, दिन का बन सकता है। हाँ, तो ये प्रति तो अपना अव्यय है, क्योंकि प्रतियां नहीं होता, और प्रतियां होता है तो दूसरा अर्थ होता है। यहाँ पर प्रति का अर्थ दूसरा है, प्रतिदिन, प्रति माने हर एक दिन, तो प्रत्येक दिन ये कह सकते हो। तो ये प्रति है और ये दिन है, जब दोनों मिल गए तो प्रतिदिनों नहीं होगा, प्रतिदिन और कुछ नहीं बन सकता है। आप समझ गए होंगे हमारी बात को। तो इस तरह से यह बात आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर और कौन सा इसका कारण कहाँ पर इसको दिक्कत होता है वो समझना। जैसे एक शब्द देते हैं निकम्मा, निकम्मा होता है, निकम्मा होता है, निकम्मा सुना है सब, निकम्मा होता है। तो निकम्मा शब्द होता है, निकम्मा मतलब होता है नि माने रहित या ना, काम से रहित, काम से रहित यानी जो कार्य ना करता हो, या कार्य से रहित, तो कार्य से रहित। अब बताओ यहाँ पर ये नी क्या है आपका, अव्यय कह सकते हो, क्योंकि नी से नी बनेगा, दूसरा ये उपसर्ग है, और यहाँ पर ये आपका कम्मा शब्द हुआ। तो क्या आप कह सकते हो कि ये अव्यय समास होगा? नहीं होगा। अगर आप हमारी बात ध्यान से पहले की बात समझ पाए होंगे। क्यों कहोगे, इसमें जुड़ा तो है उपसर्ग, होना तो सही है, लेकिन एक बात बताओ, निकम्मा शब्द क्या ये पूरा का पूरा शब्द क्या अव्यय की भांति कार्य कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। कहा जाता है निकम्मो,
निकम्मो बन जाता है ना। निकम्मा का बहुवचन क्या बन जाएगा? कई लोग हैं अगर काम नहीं करते निकम्मो, तो निकम्मो शब्द बन सकता है यहाँ से। इसलिए यहाँ पर ये गलती ना करना, क्या आपको लगेगा कि इसमें नी उपसर्ग जुड़ा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर अव्ययीभाव समास होगा तो वहां पर ये पूरा समस्त पद अव्यय की भांति ही कार्य करना चाहिए। और अव्यय क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। इसकी चर्चा बाद की वीडियो में की जाएगी। अब क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो जितने भी क्रिया विशेषण शब्द हैं वो क्या होंगे? आपके अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। क्रिया विशेषण मतलब होता है बदलाव में, अव्यय से अर्थ होता है। तो इस शब्द का बन सकता है क्या? निकम्मो। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर हुआ? अब देखो और समास विग्रह हैं वो आप लिखेंगे इसके बाद इस टॉपिक को नाम पद पूर्व में चलेंगे। जैसे लिखा होता है यथानुसार। अब लिखते जाना, इनको पढ़ना होता है, यही पूछे जाते हैं। यथानुसार, जैसा है उसी के अनुसार। समास विग्रह क्या होगा? जैसा है उसी के अनुसार, जैसा है उसी के अनुसार। यथोचित, यथोचित, जैसा है यथोचित, जैसा है उचित उसी के अनुसार। जैसा है उचित उसी के अनुसार। सपरिणाम। अब देखो यहाँ पे सपरिवार नहीं है, सपरिणाम लिखा है, रटना नहीं है। परिणाम के सहित, परिणाम के सहित, परिणाम के सहित। यावत जीवन, ऐसे शब्द जरूर गौर करना। यावत जीवन, या वा आधा जा जीवन। इसका समास विग्रह क्या होता है? देखो अब इसका आप जब तक अर्थ पढ़ेंगे नहीं ना तब तक इसका कोई नहीं कर पाएगा समास विग्रह। इसलिए इनको आपको अभ्यास ही करना होता है कि इसका अर्थ वास्तव में क्या होता है। जीवन तो समझ में आता है, यावत का नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, कभी कभी देखा होगा कहा जाता है यावत जीवन हम लोग हैं। यावत जीवन का मतलब होता है जब तक है जीवन, जब तक है जीवन। ऐसे शब्द जरूर लिखना, सरल मत पढ़ना। जब तक है जीवन, सरल के साथ पढ़े तो कठिन भी पढ़ना होगा। सकुशल, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। सकुशल, कुशलता के साथ, कुशलता के साथ, कुशलता के साथ। सशर्त, सशर्त, शर्त के साथ। सा का उपसर्ग का साथ, शर्त के साथ। सहर्ष, हर्ष के साथ लिखते जाना। सहर्ष, हर्ष के साथ। अब बताइए सावधान का क्या होगा? ऐसे पूछे जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सुनते हैं लेकिन मुश्किल हो जाता है इसका समास विग्रह करना। इसका जब टुकड़ा करेंगे तो होता है सा प्लस अवधान। सा प्लस अवधान, सा माने साथ या सहित, अवधान के सहित, अवधान के सहित, अवधान के सहित, अवधान के सहित। दीर्घ संधि होगी यहाँ पर, जानते होंगे। अवधान के सहित। इसके बाद अति उपसर्ग आएगा। ये तो यथा से बन गए। अति उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द होते हैं, समस्त पद होते हैं अति उपसर्ग से, तो होता है अत्यधिक, अत्यधिक। अत्यधिक का मतलब क्या होता है? क्या होगा विग्रह?
अधिक से भी अधिक, कहते हैं ना अत्यधिक, इसका मतलब अधिक तो होगा, अधिक से भी अधिक, ये है समास विग्रह, ये पढ़े जाते हैं। अत्याधुनिक शब्द मिलता है, अत्याधुनिक, अत्याधुनिक, आधुनिक से भी अधिक, आधुनिक से भी अधिक, आधुनिक से भी अधिक, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, विग्रह लिखना ही होता है, पढ़ना ही होगा। आवश्यकता से भी अधिक, आवश्यकता, आवश्यकता से भी अधिक, अनुगमन, अनुगमन, गमन के पीछे गमन, गमन के पीछे गमन, जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। अनुदान, अनुदान सुना है, अनुदान मिल गया, दान की तरह का दान, अनुदान का क्या होता है? दान की तरह का दान, दान की तरह का दान। अनुदिन का क्या होगा? पहले आप विचार करना, ये मत सोचना कि ये तो बहुत लिख रहे हैं, क्या मालूम नहीं क्या। तो आप जैसे बोल रहे हैं वीडियो को रोकना, इसके बाद देखना इसका समास विग्रह स्वयं करके, कि आप स्वयं इसका समास विग्रह कर पा रहे हैं, ये स्वयं देखना कि हाँ ये बताना उचित है कि नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है ये नहीं बनते हैं इसके समास विग्रह, इतनी आसानी से नहीं बन पाते हैं, इतनी आसानी से इसके अर्थ नहीं निकल पाते हैं कि इसका आप समास विग्रह कर पाएँ। ठीक है, ऐसा मैंने देखा है अपने स्टूडेंट लाइफ के दौरान भी, और जब पढ़ाते हैं तब भी मैंने ऐसा कुछ भी देखा है। अनुदिन, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन। अनुसार, विग्रह ही पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, नाम तो आप उसी में चल रहे हैं ना, किसमें चल रहे हैं? अव्ययी भाव में। अनुसार, जैसा है, जैसा सार है वैसा, जैसा सार है वैसा। अनुचिंतन, अब बताओ ये शब्द आया कि अनुचिंतन का मतलब क्या होगा? तो एक याद कर लिया था, अनुचिंतन का क्या होगा? अनुगमन जैसे किया था, गमन के पीछे गमन, तो इसका सेंस निकलेगा चिंतन के बाद चिंतन, यानी चिंतन के बाद चिंतन, चिंतन के बाद चिंतन। आकंठ, देखो आकंठ, आकंठ ये शब्द लिखा है, क्या होगा इसका? आकंठ क्या होगा? सोचो, इसका होगा कंठ तक, कंठ तक, कंठ समझते हैं, कंठ समझते हैं ना, कंठ तक। ऐसे ही पूरे तो नहीं लिखाएं क्योंकि इतना समय नहीं होता, फिर भी हमने इस बार बताने की कोशिश की किस प्रकार समास को पढ़ना चाहिए। उदाहरण इसके बहुत सारे होते हैं, आपके पास कोई पुस्तक होगी आप वहाँ पर देखना, समझाने वाली बातें थी कि जैसे कोई होता है क्रिया विशेषण की बात कार्य करेगा तभी वो आपका अव्यय होगा। ऐसा नहीं कि निकम्मा लिखा है तो उसमें आप सोचो कि इसमें तो नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें अव्ययी भाव समास कर दो, ऐसा नहीं होगा। उसका परिवर्तन वो अभिकारी शब्द ही होना चाहिए, तभी वो अव्ययी भाव समास होगा। आ उपसर्ग होगा, मान लो आ उपसर्ग वाले होंगे तो क्या अर्थ होता है? जैसे आमरण, आमरण, आ माने तक, तो आकंठ था, कंठ तक, आमरण होगा तो क्या होगा? मरण तक। आजीवन, जीवन रहने तक, जीवन रहने तक। आजानुबाहु, आजानुबाहु ये इंपॉर्टेंट लिख लें,
आ जान बाहु, जान बाहु, ये जान लिखा है, वो नहीं है। आ जान बाहु क्या होता है? घुटनों से भुजाओं तक, घुटनों से भुजाओं तक। और एक होता है आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, पैर से लेकर सिर तक। ये भी पुलिस में प्रश्न बना, इसका अर्थ पूछा गया। आपाद मस्तक, पैर से लेकर सिर तक, महत्वपूर्ण शब्द है आपाद मस्तक, पैर से लेकर सिर तक। जैसे पुनरावृत्ति शब्द होती है, हमने कहा था पुनरावृत्ति भी हो सकती है। जैसे लिखा होगा धीरे धीरे, ठीक, मंद मंद, ये किसमें आएगी? अव्ययी भाव समास में, क्योंकि धीरे धीरे क्या, धीरे का धीरो नहीं होता है ना, इसका कुछ, इसका परिवर्तन धीरे, धीरे शब्द का धीरा नहीं होगा, धीरो नहीं होगा, होगा क्या? तो ये अपने आप में अव्यय शब्द हैं, इसलिए इनका अव्ययी भाव समास है इनमें। और अर्थ क्या हो, समास विग्रह क्या होता है वो लिखा, धीरे के बाद धीरे, धीरे के बाद धीरे, यानी काफी धीरे, बहुत धीरे, धीरे के बाद धीरे, मंद मंद, मंद के बाद, मंद के बाद मंद, यहाँ। इसके बाद इसी में और आते हैं उपसर्ग, बहुत सारे आते हैं, फिर भी दो दो तीन तीन उदाहरण लिख लेंगे, आपको शेष आप पढ़ेंगे। प्रति उपसर्ग आता है, प्रति उपसर्ग आता है। पहले लिखते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब शब्द है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? बिंब का दूसरा बिंब, बिंब का दूसरा बिंब, ये विग्रह पढ़ना है, बिंब का दूसरा बिंब। प्रतिध्वनि, इसको गूंज कहते हैं, प्रतिध्वनि आती है जैसे कोई बोला जाए आवाज वापस आए, ध्वनि के बदले ध्वनि, ध्वनि के बदले ध्वनि। जैसे है प्रत्यंग, देखो यहाँ पर प्रत्यंग है तो प्रति प्लस अंग से बना है, यानी इसका हो जाएगा प्रत्येक अंग या हर अंग, प्रत्येक अंग या हर अंग। एक और देख लो, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब होता है अच्छ के आगे, अच्छ के आगे। अब यहाँ पर लिख दोगे, क्या लिख दोगे? आंखों के आगे, तो अगर विकल्प में अच्छ के आगे है ना तो वो सही होगा, क्योंकि पर्याय नहीं। तो अच्छ का अर्थ ये क्या होता है? आंखों के सामने या आगे। इंसान सब लोग बोलते हैं ना क्या, कि प्रत्यक्ष देखा है, सामने देखा, वही आंखों के सामने देखने वाली बात ही क्या होती है? प्रत्यक्ष होती है। ये हो गया यहाँ। इसके बाद नी उपसर्ग आते हैं, जैसे बताया था नी उपसर्ग से कैसे आता है? नियंत्रण, ठीक ठीक तरह से, नियंत्रण मतलब क्या होता है? ठीक तरह से यंत्रण। निगोड़ा, नि माने रहित या नहीं, निगोड़ा। बिना पैरों, बिना पैर के जो होता है उसे बोला जाता है निगोड़ा, बिना पैर के। नियमन, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। अगर हम यहाँ पर लिख देते निकम्मा तो हो जाता काम से रहित ना, तो यहाँ पर होता आपको, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा।
नियंत्रण का नियंत्रण ही होता है और इसका कुछ नहीं परिवर्तन नहीं होगा इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। निरुपसर्ग देखते हैं। बहुत शब्द होते हैं पढ़ने के लिए। निरुपसर्ग में शब्द कैसे? निरहंकार, निर प्लस अहंकार से ये शब्द बनता है, तो हो जाएगा निर्वाण नहीं, रहित, अहंकार से रहित, अहंकार से रहित, निरामिष शब्द। प्रश्न समझ गए होंगे ना, प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न आएगा कि समस्त पद निरामिष दे दिया, विकल्प देगा चार, कहेगा इसका समास विग्रह क्या है। तो समास विग्रह ही हम लिख रहे हैं, ये आपको पढ़ना हो। निरामिष, इसका बनेगा निर प्लस आमिष। इसका क्या बनेगा? देखो टुकड़ा करना आना चाहिए, हर बार तो नहीं करेंगे, ज्यादा टुकड़ा करना आना चाहिए। निर प्लस आमिष, आमिष माने होता है मांस। क्या होता है? मांस। निर माने रहित, तो अर्थ क्या बना? मांस से रहित, उसे कहते हैं निरामिष। निर्विवाद, 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 विवाद से, निर का मतलब रहित, विवाद से रहित, यह हो गया। और भी होते हैं इसमें। निरोग, बड़ी नहीं हो जाए तो क्या होगा? रोग से रहित। निरोग है तो कोई तो मतलब क्या होता है? रोग से रहित। निडर, छोटी नहीं आ जाए, डर से रहित, जो डरता नहीं है, डर से रहित। नीरस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रस से रहित। नीरव, रव से रहित, रव से, ये खा नहीं है, देखो खा, ये हमने लिखा है रव, क्या लिखा है? रव, रव से रहित। रव माने होता है ध्वनि या आवाज से रहित। तो देखो खा कभी कभी ऐसे नहीं, खा तो ऐसे बनता है ना, आपने देखा होगा, ऐसे तो बनता है, जुड़ जाता है। खाइए और ये क्या है? रव, इसलिए खा और रव में अंतर होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगली हेडिंग डालना इसी में, नाम पद पूर्व समास। नाम पद पूर्व समास, नाम पद पूर्व समास। ठीक है, तो नाम पद पूर्व समास को अगले वीडियो में लोग देखेंगे। आपको वीडियो का जानकारी अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो आप इसे शेयर लाइक करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े, मुझे ऊर्जा मिले। और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बेहतरीन जानकारी के साथ, अगर आपको बेहतरीन लगती है तो बेहतरीन होगी, तो आपको समय समय पे वीडियो लाते रहेंगे, उपलब्ध कराते रहेंगे। हम जैसे ही क्लासेज लाइव करेंगे वैसे ही और आपको बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।